नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन वहां का राजनीतिक तापमान चढ़ा हुआ है और चढ़ता ही जाएगा जब तक कि परिणाम न आ जाए। अब सत्ता के शिखर पर कौन चढ़ेगा वह तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। वहां की राजनीति नया मोड़ ले रही है, इसलिए ठंड के मौसम में भी राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। कहीं इलेक्शन कमीशन पर एफआईआर की बात की जा रही है, तो कहीं नई नई पार्टी बन रही है। इस बार ममता दीदी भी सहमी सी नजर आ रही हैं। यह अवश्य है कि वो बूढ़ी बाघिन की तरह बीच बीच में दहाड़ने का अभिनय कर ही जाती हैं। तो इसका मतलब वो इस बार अमित शाह से डरी हुई है। जी हाँ, लेकिन इसलिए नहीं कि बीजेपी उन्हें आने वाले चुनाव में हरा देगी, बल्कि डरी इसलिए हैं बीजेपी कोई न कोई बहाना ढूंढ करके पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन न लगा दे। इसलिए उन्होंने चुपचाप एसआईआर का फॉर्म जमा करवा दिया, जैसा मीडिया से पता चला है। पहले वो चैलेंज कर रही थी कि हम एसआईआर फॉर्म नहीं भरेंगे, लेकिन उन्होंने भर दिया। यह भरा क्यों? जैसा मैंने बताया कि कहीं चुनाव कमीशन के कहने पर वहां पर राष्ट्रपति शासन न लगा दिया जाए। वैसे राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के कहने पर लगाया जाता है, लेकिन काम में बाधा पहुंचाएंगे तो ऐसा किया जा सकता है। ममता दीदी की चिंता अगर केवल अमित शाह होते तो शायद निपट भी लेती, लेकिन हुमायूं कबीर की महत्वाकांक्षा ने उनकी चिंता को और बढ़ा दिया है। जो बीजेपी की वोट बढ़ाए या न बढ़ाए, लेकिन ममता दीदी की पार्टी की वोट कम जरूर कर देगी। जिस पिच पर ममता दीदी खेलती थी, उस पिच को हुमायूं कबीर ने खोद दिया है फिलहाल तो। हाँ, मैं जानबूझकर फिलहाल कह रहा हूँ, क्योंकि राजनीति है और यहाँ कभी भी कोई करवट बदल सकता है। ममता दीदी जो सनातनी कार्यक्रमों का विरोध करती थी, अचानक हुमायूं कबीर ने दीदी को उन्हीं सनातनियों के सहारे छोड़ दिया है। हुमायूं कबीर को भी एहसास हो गया है कि टीएमसी की दरी कब तक बिछाई जाएगी, इसलिए अपना टेंट हाउस खोल लेना चाहिए। और उन्होंने अपना टेंट हाउस खोल लिया। लेकिन पार्टी बनाने से पहले भी बहुत कुछ हुआ। 22 नवंबर को घोषणा करते हुमायूं कबीर कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे, लेकिन तब तक हुमायूं कबीर को निकाला नहीं जाता है टीएमसी से। 4 दिसंबर को हुमायूं कबीर को निकाल दिया जाता है। और क्यों निकाला जाता है, यह देखते हुए कि जो ममता बनर्जी के सनातनी वोट हैं, हिंदू वोट हैं, वो कहीं खिलाफ ना हो जाए। अब सनातनी वोट खिसक सकता था, इसलिए ममता बनर्जी ने उनको निकाला, लेकिन इसे एक ड्रामा समझा जा रहा था कि बाद में जब चुनाव आएंगे उस समय इनको वापस पार्टी में ले लिया जाएगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने हुमायूं कबीर की महत्वाकांक्षा को और हवा दे दी। अब ऐसा लगने लगा कि यह जीत सकते हैं कुछ सीटें और फिर उप मुख्यमंत्री पद के लिए बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। अब ओवैसी जी ने जो गुरु मंत्र फूका था हुमायूं कबीर के काम में, वह धीरे धीरे रंग लाने लगा है। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि ओवैसी जी की सोच है कि बाकी पार्टियों ने बीजेपी का डर दिखा कर मुस्लिम वोट लिया, लेकिन मुस्लिमों को देने के नाम पर दिया तो केवल लॉलीपॉप। मुस्लिम मतदाता भी अब तक यही सोच रहे थे कि बीजेपी को हराने के लिए हमें मुस्लिम को वोट नहीं, बल्कि उस पार्टी या उस नेता को देना चाहिए जो बीजेपी को हरा सके। यहाँ पर यह बताना और भी जरूरी है कि बिहार विधानसभा में ओवैसी की पार्टी ने 2020 में 5 उम्मीदवार खड़े किए थे और ये 5 जीते थे। तो माना जाने लगा कि यह सीटें वहाँ के कद्दावर उम्मीदवारों की वजह से ओवैसी को मिली हैं, न कि ओवैसी की लोकप्रियता के कारण। अब कालांतर में हुआ कि वो 5 विधायक ओवैसी का साथ छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए, लेकिन 2025 में ओवैसी ने अपने उम्मीदवार फिर खड़े किए और संयोग से इस बार भी 5 सीटें ओवैसी जीत गए। बस यहीं से एक राजनीतिक धारणा बन गई कि मुसलमान अब ओवैसी के साथ होना चाहता है।
हुमायूं कबीर की घोषणा को पहले माना जा रहा था कि यह ममता की चाल हो सकती है और हो भी सकती थी, लेकिन 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने की घोषणा से हिंदुओं के मन में ममता के प्रति घृणा फैलने लगी, जिसका अंदाजा शायद ममता बनर्जी को नहीं था। लेकिन हिंदू मतों की नींव के खिसकने से ममता को लगने लगा कि जब नींव ही नहीं रहेगी तो दीवार कैसे खड़ी होगी। यही मजबूरी थी कि ममता बनर्जी हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल देती हैं, लेकिन इसे भी एक ड्रामा माना जा रहा था। अब यह हकीकत बन रही कि हुमायूं कबीर की उप मुख्यमंत्री बनने की इच्छा बलवती हो गई है और इसे बल दिया है ओवैसी ने। और मेरा मानना है कि मुस्लिम समझने लगा है कि हमें बीजेपी को हराने से अधिक जरूरी है अपने को जिताएं, और अब उन्होंने ओवैसी को अपना नेता मानने लगे हैं। लेकिन यह धारणा सभी जगह लागू नहीं होती है। फिर भी मुसलमान मतदाताओं को ओवैसी समझाने में कामयाब हो रहे हैं कि कोई भी पार्टी उनके बारे में नहीं सोच, वो तो केवल सत्ता पाने के लिए वोट बैंक की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी समीकरण के कारण पश्चिम बंगाल के चुनाव में हुमायूं कबीर और ओवैसी जीते या न जीते, लेकिन ममता दीदी के हार की पटकथा बड़ी मजबूती से तैयार कर रहे हैं और हो सकता है कि दीदी को इस बार कोई और ही स्वाद चखना पड़े। थोड़ी बहुत कसर जो बाकी रहती है उसे SIR फॉर्म का चाट मसाला पूरा कर रहा है। सब मिला जुला के ममता दीदी की हार नजर आने लगी है, लेकिन यदि हुमायूं कबीर और ओवैसी से ममता का सौदा हो जाता है और संतोषजनक सीटें ममता जी ओवैसी और हुमायूं कबीर को दे देती हैं तो फिर बीजेपी के सपने को चूर होने की पूरी संभावना है। राजनीति में कभी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, लगाई जा सकती हैं तो केवल अटकलें और संभावनाएं। और इसी संभावनाओं को देखते हुए जनता उन्नयन दल हिंदी नाम से हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी बनाई है, क्योंकि वह जानते हैं मुस्लिमों को वोट से वो सत्ता में नहीं आ सकते। इसलिए पार्टी में कोई भी मुस्लिम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो चलिए आप भी अटकलें लगाइए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे भी दूसरी अटकल लगाने के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।